66 मुकदमे बीजेपी ने करा रखा है। अगर बीजेपी को लगता है कि 2022 में अगर उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं किया तो 2024 सामने है। मैं शुरू कर रहा हूँ। नमस्कार, न्यूज ट्रैक के शो 0 आवर एजेंडा भारत का में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आहट सभी को सुनाई दे रही है और केंद्र सरकार भी इसे लेकर सतर्क है। केंद्र सरकार के जो नए मंत्री हैं उत्तर प्रदेश से, पहले जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तो ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश से बहुत सारे मंत्रियों को मौका दिया गया है और अब केंद्र सरकार के सभी मंत्री उत्तर प्रदेश में अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। लोगों से आशीर्वाद लेंगे, उनसे मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को ले जाएँगे। तो ये जो मिशन 2022 है भारतीय जनता पार्टी का, उसके मुद्दे क्या हैं और किस तरीके का माहौल है? जो चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, इसमें भाजपा कितनी कामयाब होगी? इस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साक्षी सिंह दिवाकर जी हैं। कई बार हमारे शो में पहले भी आ चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी की रीत-नीति के अनुसार अपनी बात रखती हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है, वो हमें इनसे जानने को मौका मिलेगा। इस कार्यक्रम के पीछे भी भाजपा की क्या मंशा है, वो भी जानने का अवसर मिलेगा। डॉक्टर हिलाल अहमद जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। लंबे समय से कांग्रेस का पक्ष मीडिया में रखते हुए देखे जा रहे हैं। हम सब लोग कई सारे चैनल्स में उनको सुनते रहे हैं। हमारे साथ भी वो पिछले शो में भी आ चुके हैं, आज हमारे साथ फिर से हैं और कांग्रेस जो ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, ये चुनावी राजनीति है, जो मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रियों का इस्तेमाल किया जाएगा चुनावी राजनीति के लिए, उस पर डॉक्टर हिलाल अहमद क्या सोचते हैं, कांग्रेस क्या सोचती है, वो हम लोगों को जानने का अवसर मिलेगा। हमारे संपादक न्यूज़ ट्रैक के संपादक श्री राजकुमार सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदुस्तान अखबार में संपादक रहे हैं, नवभारत टाइम्स में पॉलिटिकल एडिटर रहे हैं और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के यूपी हेड रहे हैं। तो उनका एक लंबा उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ाव है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उनकी प्रतिक्रिया भी उनका जो विश्लेषण है, उनका जो ऑब्जर्वेशन है, वो हमें जानने को मिलेगा इस डिबेट में। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, साक्षी जी के पास चलते हैं। साक्षी जी, ये क्या है? केंद्रीय मंत्रियों को आप लोग चुनावी मोड में ले आए हैं। केंद्र सरकार के मंत्री तो उनको केंद्र का काम करने देना चाहिए, ना कि चुनाव करवाना चाहिए। देखिए हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है एक राजनीतिक पार्टी तो है ही, साथ में एक मानवीय पक्ष भी हमारा है। हम अपने सांसदों को जो हम एक हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, अगर हम कोई योजना बनाते हैं तो हम उसकी समीक्षा भी स्वयं करते हैं। ये अन्य पार्टियों की तरह नहीं है कि 5 साल के बाद में कोई दूसरी पार्टी आके उसकी समीक्षा करे। तो हम समीक्षा भी स्वयं करते हैं उन जो भी योजनाएं हम बनाते हैं। तो उसी के तहत हमारे जो सांसद हैं वो क्षेत्र-क्षेत्र में जाएँगे, हर जगह जाएँगे और हमारी योजनाओं के बारे में बताएँगे और जनता का फीडबैक लेंगे। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये जिम्मेदारी उनको दी गई है कि आशीर्वाद भी लें जनता का और उनका फीडबैक भी लें और उनको अगर किसी को ये कुछ जानकारी नहीं है योजनाओं के बारे में तो वो भी हम उन्हें दे सकते। लेकिन इसे तो जन आशीर्वाद यात्रा कहा गया है ना कि यहाँ तो आप आशीर्वाद लेने के बहाने जा रहे हैं और सबसे कह सकता है मीटिंग में कि चुनाव के लिए तैयारी करनी है। तो दोनों काम एक जो भी हमारी योजनाएं हैं हम घर-घर तक पहुँचे हैं अपनी योजनाओं के तहत, तो उन्हीं का आशीर्वाद ले रहे हैं, वो फीडबैक के तौर पर हम आशीर्वाद भी ले रहे हैं। तो वो दोनों चीजें हैं कि जहाँ एक और हमें आशीर्वाद मिलेगा, वहाँ हमें एक फीडबैक भी मिलेगा ताकि हम आगे और बेहतर कर सकें और हमें पता चल सके अगर कुछ कमी रह गई है और आगे हम योजनाएं क्या-क्या बनाएं जिससे और ज्यादा हम जनता के बीच में जा सकें और ज्यादा उन्हें सुविधा पहुंचा सकें। हिलाल भाई, केंद्रीय मंत्रियों का खुला-खुला प्रयोग है ये राजनीति में, खुल्लम-खुल्ला कह रहे हैं कि वो तो बिल्कुल ठीक काम है, हमें तो करना ही चाहिए, हम अपनी योजनाओं को लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में। तो आप इसको चुनावी आपके पास तो कोई मंत्री है नहीं, कैसे लड़ेंगे आप लोग? अखिलेश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने आप में एक चुनावी मशीन बन गई है और इस चुनावी मशीन का इस्तेमाल हमने पहले दिल्ली में देखा, जिस तरह से पूरी ताकत झोंक दी थी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने, हम लोगों ने देखा था कौन कौन से नारे नहीं लग गए थे उस भारतीय जनता पार्टी के जब चुनाव चल रहा था। फिर हमने इसका दूसरा देखा बिहार में और बंगाल में तो अति हो गई थी। बंगाल में तो शायद ही कोई ऐसा मंत्री रहा होगा, शायद ही कोई ऐसा एमपी रहा होगा, कोई मुख्यमंत्री रहा होगा भारतीय जनता पार्टी का जिसने अपनी ताकत ना झोंक दी हो वेस्ट बंगाल के चुनाव में।
तो देखिए ये मशीन है, और निश्चित रूप से मशीन जो होती है उसकी एक बहुत बड़ी गड़बड़ी ये होती है कि उनमें किसी तरह का कोई वेदना या संवेदना नहीं होती है। अब रही बात इसकी कि जन आशीर्वाद यात्रा के लिए जा रहे हैं, और जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बताया कि हम अपनी योजनाओं को बताएंगे। हाँ, उनकी बात सही है, इसलिए क्योंकि उनकी योजनाएं जो है वो पहुंची नहीं है जनता तक की। उनको बताना पड़ रहा है कि हमारी ये योजना है, इस योजना के अंतर्गत ये योजनाएं थी, आप तक नहीं पहुंची, कोई बात नहीं है, एक मतलब फिर से मौका दीजिए, आपकी जो है हम आपके पास पहुंचाएंगे। तो ये बात सही है भारतीय जनता पार्टी की, उनको जानना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि योजनाएं जब जमीन पे उतर के आ जाती हैं तो उसको बताने जाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर योजनाएं जो है वो जनता का भला कर रही होती तो जनता आशीर्वाद वैसे ही दे देती है। तो यहाँ पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी योजनाओं को बता रही है, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं है जमीन पर, और जाहिर सी बात है, पर जब कुछ किया नहीं है तो आशीर्वाद तो मिलना नहीं है। तो उस आशीर्वाद को लेने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो जा रही है लोगों के पास तक की। अब रही बात इसकी कि केंद्रीय मंत्रियों का वहां पे जाना और केंद्रीय मंत्रियों का वहां पर इस तरह से कार्य करना, तो आप इस बात को यकीन कर लीजिए कि आने वाले 3 से 4 महीने जो है वो देश में केवल चुनाव होगा, चाहे कितना ही कोरोना आ जाए। जैसे हमारे मुख्यमंत्री बंगाल में रहे, जब तक कि वो चुनाव नहीं खत्म हो गया, और अन्य लोग हैं वो सारे के सारे बंगाल में रहे, जब बंगाल से लौट के आए तब कोरोना की सुध ली है। तो ऐसा ही होने वाला है आगे आने वाले समय में कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल वोट मांगने के लिए जाएंगे। ये बात अलग है, आशीर्वाद स्वरूप अगर वेस्टर्न यूपी में गए, जहां पे बहुत से विधायक गए और उनको जिस तरह से वहां की पब्लिक ने दौड़ा दौड़ा के आशीर्वाद दिया है, वो जो है वो बराबर सुर्खियां बनती रही हैं, और हम आगे आने वाले वक्त में भी ये आशीर्वाद देखेंगे। जी साक्षी जी, हिराल भाई याद दिला रहे हैं, अभी हापुड़ के भी विधायक के साथ ऐसा हुआ, उन्हें लोगों ने सीवर के पानी में उतार दिया, और ये कह रहे हैं कि दौड़ा दौड़ा के आशीर्वाद देंगे। हम जनता के बीच जा रहे हैं, इलेक्शन से पहले जा रहे हैं, इसका मतलब हमें विश्वास है कि हमने कार्य किया है और वो जनता तक पहुंचा है। अगर हमें डर ही होता तो हम जाते नहीं, बाकी जैसे अन्य पार्टी करती हैं, कोई इलेक्शन से पहले जाना नहीं चाहता है क्योंकि उन्हें डर होता है कि जनता का रुझान उनके पक्ष में नहीं होगा। हमें विश्वास है कि हमने जो कार्य किए हैं वो जनता तक पहुंचे हैं, उसी के लिए हम आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं। दूसरा, मैं इनसे कहना चाहूंगी कि जो ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति बाकी अन्य पार्टियां करती है, अगर वो जनता के बीच में गई होती तो उन्हें पता होता कौन कौन सी योजना किस स्तर तक पहुंची है और कितना जनता हमारे साथ, जनता हमें समर्थन दे रही है। पंचायत चुनाव ले ली, बाकी मैं इलेक्शन चुनाव की बात इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि कांग्रेस के पास में 5 लोग हैं और इनकी अगर बैठक भी होती है तो उसके बारे में सूचना नहीं मिल पाती। हमारे पास जब वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, तो हमारी अगर छोटी सी भी कोई बैठक होती है तो उसके बारे में सुर्खियां बन जाती है, वो हर अखबार की खबर बन जाती है। लेकिन इनके 5 विधायक 1 सांसद है, तो पता ही नहीं चलती कब बैठक हो जाती है। तो चुनाव के मुद्दे पे ना जाते हुए बस मैं योजनाओं के तहत अगर बात करूं तो हमने बहुत सारे कार्य किए हैं, उसी के लिए हम आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, ताकि और थोड़ा बहुत जो अगर कोई किसी को किसी प्रकार की कोई सुविधा अभी तक जनता में नहीं पहुंची है तो हमें उसका फीडबैक मिल सके, ताकि हम नई योजना उसके तहत बनाए। हमें पूरा विश्वास है 2022 में आ रहे हैं, तो उसी के लिए हम नई योजना बनाने के लिए फीडबैक लेने जा रहे हैं और आशीर्वाद जनता का लेने जा रहे हैं। राजकुमार सर, ये जो केंद्रीय मंत्रियों का इस तरीके का प्रयोग किया जा रहा है, इससे क्या कोई चुनावी माहौल बनेगा? आप क्या सोच रहे हैं सर? अखिलेश जी, देखिए 2014 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से चलनी शुरू हुई है, उसके बाद से अगर आप देखें तो संगठन में भी और सरकार में भी, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं या केंद्र सरकार में, एक तरह से कॉर्पोरेट स्टाइल में काम होता है। सबकी जिम्मेदारी फिक्स होती है, सबकी जवाबदेही फिक्स होती है। जो अच्छा काम करते हैं उनको आगे प्रमोशन मिलते हैं, उनको आगे और भी चीज़ें मिलती हैं, और जो अच्छा काम नहीं करते हैं उनको आगे संकट भी होता है। तो आप लगातार देखिए, अभी केंद्रीय कैबिनेट का जो विस्तार हुआ उसमें आपने देखा कि कई सारे मंत्रियों की छुट्टी हुई है, पहली बार ऐतिहासिक काम था। तो जो अभी ये जिम्मेदारी दी गई है मंत्रियों को, और उत्तर प्रदेश के जो सांसद हैं उनको, जो अभी 2 दिन पहले, कल और परसों बीते हुए जो दिल्ली में बैठक हुई थी जिसमें सभी सांसद शामिल हुए, तो उनको भी जिम्मेदारी दे दी गई। मैं इसे पहली बार देख रहा हूं कि इस तरह से डायरेक्ट सीधे जवाबदेही और जिम्मेदारी सांसदों की विधानसभा चुनाव में तय की गई है। इसके पहले ऐसा नहीं होता था, ना सांसदों की और ना ही केंद्रीय मंत्रियों की। ये ठीक है कि वो प्रचार करते थे, वो कोशिश भी करते थे, लेकिन इस तरह से फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी।
और अब आप देखिए इसमें होगा क्या, क्योंकि हर एक सांसद के कॉन्स्टिट्यूंसी में 4-5 तो कम से कम विधानसभा की सीटें होती है, और जो बड़े कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां 6-7 भी जाती है। तो हर सांसद पर एक जिम्मेदारी आ गई कि वो अपने यहाँ से कितने विधायकों को जितवाता है, और ये सब नोट होता है। तो अभी से उनके एक तरह से जो उनका अप्रेजल होगा आने वाले समय में, वो भी एक तरह से इसी आधार पे होगा, चाहे वो आने वाले समय में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो या 2024 के इलेक्शन में उनको टिकट देना हो। तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव हो जाता है जिम्मेदारी जब दे दी जाती है किसी को भी। तो ये जो सांसदों को जिम्मेदारी बहुत सोच समझ के दी गई, और मुझे लगता है इसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी होना चाहिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ विधायक और उत्तर प्रदेश के मंत्री ही जो विधानसभा चुनाव में मेहनत ज्यादा करते थे। पहली बार देखा जाएगा कि सब सांसद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4-5 सीटों के लिए जान लगा देंगे, क्योंकि उन्हें बताना भी रहेगा बाद में कि देखिए हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से हमने इतने विधायक जिताए हैं। तो एक ये मैनेजमेंट के हिसाब से, प्रबंधन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा डिसीजन, और मैं कह सकता हूँ सही डिसीजन उन्होंने लिया है। और जहां तक चुनाव प्रबंधन की बात है, उसमें अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे खड़ी हुई है विपक्ष से। मैं कोई विपक्ष को डिमोरलाइज करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आप देखें कि कोविड की दूसरी लहर के बाद तमाम तरह के सवाल उठे योगी सरकार पर, उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन पर कि तालमेल नहीं है, समस्याएं हैं, और एक समय तो ऐसा लगने लगा था कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तमाम मीटिंग बैठकें सब कुछ हुई, गृह मंत्री जी से लेके और प्रधानमंत्री तक से बैठक हुई, आरएसएस भी जुटा, लेकिन आप देखिए 2 महीने में उन्होंने ये समाधान निकाल लिया। अब 2 महीने बाद वो चर्चाएं बंद हो गई कि भारतीय जनता पार्टी में इंटरनल प्रॉब्लम है, और उसके बाद से आप देखिए लगातार, चाहे वो जन आशीर्वाद यात्रा जो कि अभी कल परसों घोषित हुई है, सांसदों की जिम्मेदारी, उसके पहले केंद्रीय कैबिनेट में जो मंत्री बनाए गए उत्तर प्रदेश को देखते हुए, उसमें ओबीसी हैं, बहुत सारे दलित हैं। तो बीजेपी लगातार, आप हर हफ्ते देखिए यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी एक स्ट्रेटजी तय हो जाती है। प्रधानमंत्री जी अभी बनारस आए थे, तो देखिए उन्होंने जो भाषण दिया वो तरह शुरुआत की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, लगातार उन्होंने योगी सरकार की तारीफ की और विपक्ष पर हमले किए। तो बीजेपी चुनाव मैनेजमेंट के हिसाब से आगे खड़ी है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कोशिश नहीं कर रही है, मायावती जी कोशिश नहीं कर रही है, बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर दिया है, समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा निकाल रही है, कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी लखनऊ आ रही हैं, आ चुकी हैं, वो कह रही है यही फैसले करेंगी। बट अगर आप तुलना करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी लिहाज से इनसे आगे खड़ी हुई है, और ये जो अभी सांसदों वाला हुआ है, मुझे लगता है ये एक बिल्कुल बहुत बड़ा स्टेप है, और उस पर बड़ी जिम्मेदारी सांसदों के ऊपर पड़ जाएगी, और ये चुनाव प्रबंधन के लिए, भाजपा के लिए बहुत ही एक कह सकते हैं पॉजिटिव होने जा रहा है। साक्षी जी, राजकुमार सर ने जो बात कही उसी में मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये ठीक है कि आपका मैनेजमेंट अच्छा है और सांसद और विधायक पर जिम्मेदारी तय करके आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको इसका फायदा होगा। लेकिन आपके तमाम सांसद और विधायक तो पहले ये कहते रहे हैं कि साहब हमारी सरकार में सुनी नहीं जाती है, सरकार तो ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। तो जो ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, तो आप जिम्मेदारी आप सांसद और विधायक को देंगे तो वो करेंगे क्या? ये पता नहीं कहाँ से न्यूज मिलती है आप लोगों को, क्योंकि हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं आता है। फिलहाल हमारे अंदर जो एक भीतरी कलह होती है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, भाजपा परिवार में नहीं है। जैसे अन्य पार्टियों में देखा जाता है वैसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। देखिए हमारी ही एक मत पार्टी में बार बार यही बात कहती हूँ, जहां कब किसको कौन सी जिम्मेदारी दे दी जाए उसे स्वयं नहीं पता। तो यहाँ पे जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो अपनी जिम्मेदारी के साथ में अपने कार्य करते रहते हैं, बिना किसी पद की इच्छा रखते, बिना व्यक्तिगत इच्छाओं को आगे लाए वो अपनी जिम्मेदारी निभाते रहते हैं, और समय आने पे उन्हें उसका फल दिया जाता है, उन्हें कोई भी जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो भीतरी कलह हमारे बीच में नहीं है, ना कोई अनबन है हमारे विधायकों में या मंत्रियों में। तो ऐसी कोई समस्या का संज्ञान मुझे नहीं है। बस एक बहुत दिलचस्प बात अखिलेश जी, एक बड़ी अच्छी बात कही साक्षी जी ने कि उनकी पार्टी में पता नहीं है कि कब किसको कैसी जिम्मेदारी दे दी जाए। ये सच है, लेकिन ये दूसरा पक्ष भी है कि वहां पता नहीं कब किससे जिम्मेदारी वापस भी ले ली जाए। अभी देखिए इतने मंत्रियों को केंद्र से हटा दिया गया, उनको भनक नहीं थी, रविशंकर प्रसाद जी, जावड़ेकर साहब। तो जी मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल नई भाजपा आपको दिख रही है, जिसमें जो परफॉर्म नहीं करेगा या जिसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, जवाबदेही दी गई है, अगर वो नहीं पूरी हुई तो वो 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि उनको किनारे करके ऐसे लोगों को मौका दिया जाए जो कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक तरह से मैं इसीलिए कह रहा था, ये कॉर्पोरेट, जैसे अब हम लोग बहुत देखा है हम लोगों ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि बिल्कुल टारगेट फिक्स, गोल्स फिक्स, टाइम फिक्स, इस तरह से आपको परफॉर्म करना, नहीं कर रहे हैं आप तो फिर ठीक है कोई और करेगा। हाँ बताइए। नहीं, मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगी। कई बार जिम्मेदारी जब ली जाती है वो इसलिए नहीं ली जाती क्योंकि वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, कई बार इसलिए भी दी जाती है कहीं और जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है। आप नड्डा जी का एग्जांपल ले लीजिए,
उनसे मंत्री पद से वो हटे, वो इसलिए हटे ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सके। वही महेंद्र नाथ पांडे जी को पहले मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा ताकि उन्हें अध्यक्ष बनाया जा सके। तो दोनों चीजें हैं वहां पर कि जिम्मेदारी एक लेके दूसरी जिम्मेदारी भी दी जाती है हमारे यहाँ पर। तो दृष्टिकोण यही होना चाहिए, कार्यकर्ता का दृष्टिकोण यही होना चाहिए। हिलाल भाई भी इस बात पर हंस रहे थे। हिलाल भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? राजकुमार भाई बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इनकी एनालिसिस के ऊपर एनालिसिस देना थोड़ा सा दुस्साहस है, लेकिन बहरहाल जो जनता देख रही है, जो कांग्रेस देख रही है, वो थोड़ा अलग तरह से देख रही है। जितने भी विधायक हैं उनमें से कितने लोग विधानसभा में योगी जी के खिलाफ बैठ गए थे, ये सब लोग जानते हैं। आज की तारीख में जिस तरह से विधायक की एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो उनके क्षेत्रों में कम होती चली जा रही है, ये भी हम सब लोग देख रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, विधायक जा नहीं सकते, मंत्री जा नहीं सकते, तो कौन ये जिम्मेदारी पूरी करेगा? तो अब ये जिम्मेदारी सांसद ही तो पूरी करेंगे, और किससे पूरी करवाएंगे? तो इस वजह से जो सांसदों की यात्रा निकल रही, वो इसलिए नहीं निकल रही है कि ये नया प्रकार है, बल्कि ये एक विकल्प के तौर पे ढूंढा गया है कि भाई हमारे जो विधायक हैं वो इस लायक नहीं है कि आप उनको आशीर्वाद दें। हमारे विधायकों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो आपसे वोट मांगने का साहस कर सके, इस वजह से हमको सांसदों को भेजना पड़ रहा है। एक इसकी बात। दूसरी बात, देखिए बात सही कही साक्षी जी ने कि बिल्कुल किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, लेकिन योगी जी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर सांसदों ने बैठने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से इतना खर्चा करके सबके सबको जो है वो दिल्ली बुलाया गया। ये भी ये खुला हुआ सत्य है, ये सब लोग जानते हैं कि योगी जी जो है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग ये भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो चुनाव मैनेजमेंट की बात कही, बिल्कुल सही कही है। वो अर्ध पन्ना, पूर्ण पन्ना, वो जो बहुत तरह के इस तरह के अलग अलग जगहों के ऊपर लोग बनाए गए हैं, उनके वो अध्यक्ष हैं, अर्ध पन्ना अध्यक्ष, पूर्ण पन्ना अध्यक्ष। लेकिन यही अर्ध पन्ना अध्यक्ष और पूर्ण पन्ना अध्यक्ष जो है, उनका दिल्ली में क्या हश्र हुआ है ये भी हम लोगों ने देखा। पूरी ताकत झोंक दी थी। यही चुनावी मशीन थी जिसने पूरी ताकत झोंक दी थी, और क्या नहीं किया था। वहां क्या हुआ, बिहार में बस बच करके निकल गए, ये भी हम लोग जानते हो किस तरह से हुआ है, ये भी हम लोग जानते। 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जो 100 वोटों के अंतर से हार जीत हो गई है। इसके बाद में बंगाल में आए, जहां के ऊपर अब की बात 200 पार, और वहां पे कौन सी वो ताकत थी जो नहीं लगा दी गई है। और जो खास करके भारतीय जनता पार्टी के दो बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता हैं, ईडी और इनकम टैक्स, उसका भी पूरा इस्तेमाल किया गया, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी इस्तेमाल किया गया। उसके बाद भी वेस्ट बंगाल का क्या हुआ, और देखिए उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गया है। एक चैनल, उसके क्या हाश हुआ है भारत समाचार का, हम लोगों ने देखा। दैनिक भास्कर का क्या हुआ, हम लोगों ने देखा है। तो हम आपकी इस बात से राजकुमार जी पूरी तरह से सहमत है कि न केवल भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, बल्कि वो कार्यकर्ता जो सरकारी है लेकिन फिर भी कार्यकर्ता की तरह से काम करते हैं। तो हाँ, हमको मालूम है कि ये मैनेजमेंट उनका है, लेकिन इसके बावजूद भी फैसला जनता को करना है, और जनता ने ये बहुत अच्छे से दिखा दिया है कि आपकी कोई प्रेशर टैक्टिक्स, आपके किसी प्रकार के प्रलोभन काम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जो वादे किए जाते हैं वो बिहार की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि किस तरह से बिहार को जो है वो आर्थिक पैकेज देने की बात की गई थी। आज जो है वो तीसरा ये आ गया उसके बाद से चुनाव, और अभी तक की वो पैकेज वहां नहीं पहुंचा है। तो अब उन सब चीजों में दम नहीं रह गया है। तो जाहिर सी बात है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह ऐसे नहीं बिका तो ऐसे बेचो, घर घर जाके बेचो, कुंडी खटखटा करके बेचो, तो वो सारे मैनेजमेंट किया जा रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता के दिलों में रह करके, जनता का दिल जीत करके नहीं आती है, वो अपने मैनेजमेंट से आती है। साक्षी जी कुछ कहना चाह रहे थे? जनता का दिल तो हम 2014 से लगातार जीत रहे हैं, तो उसके लिए तो कोई मतलब उसके लिए तो कोई मुझे प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, आपको अभी चिंता हो रही थी कि इतना खर्चा करके हमने सब सांसदों को दिल्ली बुलाया, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी जैसे आप बोल रहे थे, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी मैनेजमेंट का एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। इसके लिए मॉनसून सत्र चल रहा है, वो बात अलग है, आप लोग चलने नहीं दे रहे हैं, तो उसी का ही समाधान निकाला उन्होंने। एक तीर से दो निशाने किए, उन्होंने बैठक ले ली।
तो इस चीज से आपको खर्चे के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ध्यान से जनता के हित में ही लगाया जाता है भाजपा में। दूसरा मैं आपसे कहना चाहूंगी, जो आप शिकायत की बात कर रहे थे, तो एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी भाजपा, जिसमें अगर किसी को कोई शिकायत है वो भी अपने बड़े नेताओं को बोलता है। तो शिकायत होनी चाहिए, ये आपकी पार्टी को नहीं है, तभी शायद इतनी शिकायत जनता को आपसे हो रही है। तो अगर कोई शिकायत होती है तो बताते हैं, तो इसमें अलग अन्यथा इसे ना लिया जाए। ये चीज अगर आपकी पार्टी में होती तो आज दूसरे दिन होते। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो क्वारंटाइन और आइसोलेशन की राजनीति आप लोग अभी तक कर रहे थे और अब बीच बीच में आ रहे हैं, तो जनता भी आपको क्वारंटाइन और आइसोलेशन में ही रखेगी आने वाले 2022 में। जी, ठीक बात है। साक्षी जी ने अपनी बात रखी। हिलाल भाई, एक बात और बताइए कि ये जो माहौल बन रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन भी अपने जमीन तलाश रहा है। किसानों ने भी कह दिया है कि हम उत्तर प्रदेश में आकर के, लखनऊ में आकर के आंदोलन करेंगे। तो ये क्या किसानों के साथ में केंद्रीय मंत्रियों का टकराव तो नहीं हो जाएगा? मतलब मेरी आशंका है, आप चूंकि राजनीति करते हैं और आप जमीन पर जुड़े हैं, तो आप बता सकते हैं कि क्या माहौल है। बड़ा अच्छा बात अखिलेश भाई, आपने ये सवाल पूछ दिया, वरना साक्षी जी को हम यही जवाब देते कि आइसोलेशन में भेजने की जो बात कह रहे हैं, उनका आज आलम ये है कि कल का कार्टून आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा है कि वो टिकैत के साथ क्या करेंगे। तो जो आप टकराव की बात कर रहे हैं, उसकी पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है। और उन्होंने कहा है कि अगर किसान आता है लखनऊ में, तो उसको जो है वो बाल पकड़ करके सड़क पर लेटार लेटार करके मारा जाएगा। और ये ऑफिशियल हैंडल से निकला है भारतीय जनता पार्टी के। तो भारतीय जनता पार्टी को कौन क्वारंटाइन में भेजेगा? वो किसान भेजेंगे क्वारंटाइन में। आइसोलेशन में कौन भेजेगा? किसान भेजेंगे। जो आंदोलन कर रहे हैं वो बहुत धैर्य से आपको सुनते हैं, बहुत धैर्य से। आप बोलना चाहें आप बोल दीजिए, हम खामोश में जा रहे हैं, आप बोलिए। नहीं, आप हिलाल भाई अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर साक्षी जी पहले हिलाल भाई की बात पूरी हो जाए, फिर साक्षी जी अपनी बात रखेंगे। जी, तो इस वजह से जो उत्तर प्रदेश की हकीकत है वो क्या है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बाकायदा विधानसभा में खड़े होकर कहा कि 2019 तक की जो बेरोजगार नौजवानों की संख्या 20 लाख हुआ करती थी, अब वो बढ़ करके 58% बढ़ गई है, 13 लाख बढ़ गई और करीब 34 लाख के आसपास पहुंच गई है बेरोजगारी। तो ये बेरोजगारी का आलम है। किसान क्या कर रहे हैं, ये हम और आप दोनों देख रहे हैं कि किस तरह से किसान आंदोलित है। और पंचायत की बात जब की थी तो साक्षी जी समझदार है, उन्होंने फौरन उसको पलट दिया कि पंचायत का जब जनता ने इलेक्शन किया था तो उसका नतीजा क्या आया था, ये हम सब लोग जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता की क्या मंशा है कि वो आपको पंचायत में भी नहीं देखना चाहते। हाँ, आपका इलेक्शन मैनेजमेंट है, बुलडोजर मैनेजमेंट है, जो भी उसका आप नाम देना चाहिए, उस मैनेजमेंट से आप किसी तरह से पंचायत के अंदर अपना इलेक्शन करा पाए। ठीक है, हम लोगों का ऊपर आप इल्जाम लगाते हैं कि हम लोगों ने जो है वो पर्चा फाड़ रहे हैं संसद में। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? महिलाओं की कपड़े फाड़ रही है। आज की तारीख में जिस शर्मनाक स्थिति के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सियासत को पहुंचा दिया है, वो उनका डेस्परेशन दिखाती है। और मोदी जी ने जो तारीफ की है योगी जी की, तो राजकुमार भाई आप तो बहुत लंबे अरसे से मोदी जी के भी सुनते चले आ रहे हैं और बहुत अरसे से आपने योगी जी को भी कवर किया है। आज तक की मोदी जी ने किसी भी चीफ मिनिस्टर की इस तरह से खड़े होकर के, सही गलत का विश्लेषण हम बाद में करेंगे, इस तरह से तारीफ की है? कभी नहीं की है उन्होंने। तो ये अपने आप में दिखाता है कि उनको मालूम है कि उनका जो ब्रांड योगी है उसकी पूरी की पूरी चमक समाप्त हो चुकी है। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से योगी जी को जो है पुनर्स्थापित किया जाए, लेकिन उनके अपने विधायक और संसद ही उनको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले राज्यपाल जी ने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास जो है उसकी दर और बढ़नी चाहिए। वो भी उत्तर प्रदेश के विकास से संतुष्ट नहीं है। तो इस वजह से असंतोष न केवल उत्तर प्रदेश की जनता में है बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी में। राजकुमार सर, इस पर हिलाल भाई की बात पर कुछ, या साक्षी जी कुछ कहना चाह रही थी आप? पहले आपकी बात हो जाए फिर। जी, मुझे लगता है साक्षी जी इस तरीके से किसानों को धमकी दी गई है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी
हमने ये कहा है कि अगर टिकैत जी यहाँ ये सोच के आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की तरह यहाँ पे टेंट में एसी लगा के देंगे, तो ये उत्तर प्रदेश में मुमकिन नहीं है। यहाँ पे कानून व्यवस्था के को दिमाग में रखते हुए वो यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ पे अगर कानूनी व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे तो सलाखें भी उन्हें मिलेंगी। ये वार्निंग दी गई थी कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं, यहाँ योगी की सरकार है। तो मैं वो चीज बोलना चाह रही थी। बाकी अभी राजकुमार जी बोल रहे हैं, उसके बाद में अपनी बात कहूंगी। बाकी जो योगी जी की सरकार है, ठोक दिए जाएंगे। नहीं, आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा, यहाँ आतंकवादियों के मुकदमे नहीं लिए जाएंगे, यहाँ आतंकवादियों की जाति नहीं बताई जाएगी। साक्षी जी, लेकिन दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। नहीं, वहां पे उन्हें दिया जा रहा है, एसी लगा के टेंट किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से। यहाँ योगी जी की सरकार है। वो सारी अनुमति अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं दे रही है। वो तो वहाँ के जो कमिश्नर पुलिस हैं, उन्होंने ही कहा कि आप यहाँ टेंट लगा के रहिए, क्योंकि आप आगे हम नहीं जाने देंगे। यहाँ तो मैं बताना चाह रही हूँ, उत्तर प्रदेश में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा उनके लिए। तो वो सोच समझ के आए कि धूप में रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ एसी लगा हुआ टेंट नहीं मिलेगा। राजकुमार सर, इस सब पर आपकी एक टिप्पणी चाहिए मुझे इस समय। देखिए, जो भी बात अभी हो रही है, चाहे किसानों की बात हो रही है, कुछ भी, एक बात तो साफ है कि विधानसभा चुनाव के लेकर बीजेपी बहुत आक्रामक रवैया अख्तियार करने जा रही है, चुनाव प्रबंधन और चुनाव प्रचार को लेकर। अब देखना यह है कि क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बीएसपी उस तरह से कितना अभी और आगे जाएंगे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अच्छी बात यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर कह चुकी हैं कि अब वो यहीं पर चुनाव तक रहेंगी और उनके लिए घर भी यहाँ पर तय हो गया है। तो मुझे लगता है बहुत दिलचस्प चुनाव एक होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इस चुनाव का, वो है कोरोना। अब देखना यह है कि कोरोना के बीच में चुनाव होगा, करीब जैसे कि लग रहा है तीसरी लहर भी अभी हो सकता है कि आ जाए, ना आए बहुत अच्छी बात है, ईश्वर करे ना आए। लेकिन जो दूसरी लहर में लोगों ने जो चीज़ें रही, वो सब भी पॉइंट मुझे लगता है कि एक आने वाले समय में विपक्ष और भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ये चुनाव चूंकि कोविड के तुरंत बाद होगा, तो बहुत निगाहें इस पर लगी हुई हैं पूरे देश की, और भारतीय जनता पार्टी की तो लगी हुई है। तो ये आने वाले दिनों में बहुत एग्रेसिव चुनाव होने जा रहा है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे आक्रामक चुनाव होगा चुनाव प्रचार के लिहाज से। साक्षी जी, ये बात तो दोनों तरफ से आ चुकी है कि जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है उसमें आपके सामने विपक्ष कमजोर है। लेकिन हिलाल भाई की बात को अगर ध्यान में रखें तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए पूरी राह आसान होने जा रही है। देखिए, हम वहाँ आसान मानते ही नहीं, ये बात सब कह रहे होंगे, लेकिन हमारी ही पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो चुनाव जीते चाहे हारे, अगले दिन से दोबारा तैयारी में लग जाती। जनता के बीच में हमेशा ही नजर आएगी आपको, चाहे चुनाव हो चाहे ना हो। तो दूसरी बात, अभी जब कोरोना की बात हुई थी तो मैं उसमें जोड़ना चाहूंगी कुछ। इलेक्शन कमीशन के हाथ में है कि इलेक्शन कब होता है कब नहीं होता है, लेकिन फिलहाल बीजेपी संगठन जो है हमारा, वो लगभग 4000 वॉलंटियर वर्कर्स को तैयार कर रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है, जिसके माध्यम से हम 2 लाख गांव में जाएंगे और कोरोना की अगर तीसरी लहर आती है तो उसमें मददगार साबित होंगे। ये एक हमारे दर्शक भी आपसे पूछ रहे हैं कि साक्षी मैम से पूछना चाहता हूं कि मैम, आपने 69,000 भर्ती में हुए रिजर्वेशन स्कैम को सॉल्व करने के लिए बोला था, कुछ हुआ कि नहीं? वो तो हमें 2-4 डिबेट में मैं आपके चैनल पे आई हुई 69,000 वैकेंसीज को लेकर ही, क्योंकि इसमें कई मुद्दे और कई आंदोलन जुड़े हुए हैं। तो मैं बताना चाहूंगी, पहले एक तो था कि जिसमें 6900 वैकेंसीज के अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं मिले थे, तो वो फिलहाल मिल चुके हैं, अभी कुछ दिन पहले ही मिल चुके हैं। रही बात जो 69,000 में जो ये ओबीसी रिजर्वेशन को लेके जो लोगों ने एप्लीकेशन दी है, तो उसमें इनके पास में शायद आयोग की रिपोर्ट है, तो उसके वो सरकार के पास पहुंच चुकी है, जैसा आप लोगों ने बताया, उसकी सरकार तक पहुंच चुकी है, और सरकार उसका संज्ञान लेते हुए उस पर जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगी। अब तो उम्मीद की जा रही है, जिस तरह से आप लोगों ने नीट में लागू किया है, तो वैसे हो सकता है कि अभी कर दें, ओबीसी का आरक्षण मिल जाए। 69,000 में बच्चे मांग रहे हैं, ये ठीक है। थोड़े से हम लोग अपने बहस से अलग हट गए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जो उत्तर प्रदेश में आपकी चुनौतियां हैं वो भी बनी हुई हैं।
मुद्दे क्या होंगे आपके? आपके ये सांसद और विधायक और मंत्री जब जा रहे हैं, तो क्या केवल योजनाओं का प्रचार करेंगे या कुछ और मुद्दे भी हैं आपके, जिनको लेकर के आप लोग देखिए, जा रहे अभी जो 2 योजनाएं हैं, एक तो जो हम अन्न वितरण कर रहे हैं, जो मुफ्त राशन वितरण हो रहा है, उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं जनता को, क्योंकि उसका लाभ अधिक से अधिक लोग ले सकें हम। और वैक्सीनेशन मेन हमारा इस समय है कि लोग स्वस्थ रहें, उसके लिए वैक्सीनेशन के लिए हम जागरूकता को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। वैसे भी लगातार अभी हम बीच में काम कर रहे हैं, हमारे पार्टी से रोज कोई ना कोई जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पे लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो उसका ध्यान रखने के लिए बीजेपी अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लोगों के बीच में बनी हुई है। चाहे वो मुफ्त राशन का वितरण हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे फिर वैक्सीनेशन का हो, सब में जनता के साथ जुड़े हुए हैं हमारे बीजेपी कार्यकर्ता। हिलाल भाई, आप मुस्कुरा रहे हैं, फिर आप लगता है फिर और कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि नहीं अन्न का वितरण, अन्न राशन का वितरण हो रहा है और वैक्सीनेशन हो रहा है। आप इसी बात पर हमें लग रहा है मुस्कुरा रहे हैं, तो आप बताइए जरा क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं अखिलेश भाई, कोई खास बात नहीं कहना चाह रहे, बस सिर्फ हम साक्षी जी कह रहे हैं कि 4000 वॉलंटियर्स जो तैयार कर रहे हैं, तो वो जो 1,37,000 शिक्षा मित्र तैयार खड़े हैं आपको हराने के लिए, तो 4000 की गिनती उनके लिए छोटी नहीं पड़ जाएगी। 1,37,000 शिक्षा मित्र खड़े हुए हैं आपको बताने के लिए कि उनकी ताकत क्या है, और आपके कुल 4000 वॉलंटियर्स हैं, तो 1,37,000 शिक्षा मित्र काफी। नहीं, मैंने हेल्थ वॉलंटियर्स की बात करी है, वो शिक्षा मित्र की राजनीति आप कर रहे हैं। फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चलिए बोलिए आप। आपको बोलना, हम खामोश रहेंगे। आप बहुत अच्छा बोलती है, हम 1 घंटा बैठ के सुनते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब बहुत अच्छा नहीं बोलिए, आप बात करिए, फिर मैं बोलूंगी। आप 1,37,000 शिक्षा मित्र खड़े हुए हैं। अभी ये 59,000 जो ये आ गए, 69,000 क्या नाम है, और ये जो रिजर्वेशन का कोटा और ओबीसी के जो रिजर्वेशन नहीं हुआ है, वो लोग भी खड़े हुए हैं आपको लड़ने के लिए आपसे। किसान भी आ रहे हैं वहां से, तो 4000 की गिनती कम है, उसको बढ़ा लें, एक बात। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, भारतीय जनता पार्टी से हमारा रिक्वेस्ट है कि जो लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, अरे उनको तो वैक्सीन दे दीजिए। जागरूकता जब अगर करेंगे तो वो तो तब जरूरत होगी जब आपकी लाइन कम हो जाए। आज की तारीख में लगातार वैक्सीन की कमी की वजह से हर जगह के केंद्र जो हैं 200-250 वैक्सीन देते हैं, और 1:30-2 बजे के बाद अखिलेश जी आप किसी भी केंद्र पे चले जाइए, वहां आपको लाइन मिलेगी, वैक्सीन नहीं मिलेगी। तो ये किस प्रकार की जागरूकता है? जनता तो तैयार है, तो ये जो है ये हर चीज का दोष किसी दूसरे पे मर देने की जो एक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है कि वैक्सीन नहीं लग रही, नहीं हम तो लगाने के लिए तैयार है, लोग नहीं लगवा रहे वैक्सीन। अरे साहब, जो लगवा रहे हैं उनको तो दीजिए। ये कौन सा नैरेटिव सेट कर रहे हैं? मतलब उत्तर प्रदेश की जनता को आप लोग समझते हैं कि वो बहुत मासूम है, वो इस बात को नहीं समझ रही है कि जो लाइन लग के लिए खड़े हुए लाइन में, उनको तो वैक्सीन आप दे नहीं पा रहे हैं और जागरूकता पैदा कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल प्रदेश की जनता और सारे देश की जनता पूछ रही होगी कि भाई पैसा किसका है? टैक्स पेयर का। हमारे पैसे से हमको वैक्सीन दी जा रही है और उसके बाद हम धन्यवाद बोले। इतने वैक्सीन लगी है भारत के अंदर, आज तक की किसी भी सरकार ने नहीं कहा, सब मुफ्त में लगी है, किसी ने धन्यवाद की बात नहीं कही है। तो हम किस बात का आपको धन्यवाद दें कि इतनी अक्षम सरकार होने के बावजूद भी इसने हमको वैक्सीन पहुंचा दी, इस बात का हम आपको धन्यवाद दें। तो हम इसका धन्यवाद हम भी दिए दे रहे हैं कि आपकी इतनी अक्षम सरकार होने के बाद भी आपने जो है 30-35 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवा दी है, इसका हम धन्यवाद दे रहे हैं। और जबकि तीसरी लहर जो है बिल्कुल किनारे खड़ी हुई है। अगर कहीं यही चर्चा इतने ही लोग मिल करके, ये जो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीन है, इसने अगर कहीं कोरोना से लड़ने के लिए बात की होती, उसके ऊपर चर्चा की होती, तीसरी जो लहर आ रही है उस पर बैठ गए होते वहां पे सांसद और यहाँ के विधायक और योगी जी, तो शायद उसके परिणाम प्रदेश के लिए बेहतर होते। देखिए, मैं बताना चाहूंगी आपको कि जो अभी मैंने बात करी है कि 4 लाख वॉलंटियर्स वर्कर्स तैयार कर रहे हैं, वो हेल्थ वॉलंटियर्स जो हम लोग तैयार कर रहे हैं, वो भाजपा परिवार के कार्यकर्ता हैं जो तीसरी लहर से लड़ने में हमें मददगार साबित होंगे। तो मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे आप अगर
न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो अच्छी चीजों को भी पढ़ा करिए कि ये किसी हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं जिसका, ये हम अपना परिवार, जो हमारा परिवार है भाजपा परिवार, उसमें से वॉलंटियर्स लेके हम एक किसी लहर में जो हमें मददगार साबित हो, ऐसे वॉलंटियर्स को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो तो हमारी मदद करेंगे, साथ में ये लोग भी कुछ मददगार साबित हो सके। दूसरी बात, आपने फ्री वैक्सीनेशन की बात करी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, दुनिया में ऑलमोस्ट हर देश ऐसा है जो कि इस समय कोरोना काल से गुजर रहा है, लेकिन तब भी किसी देश ने फ्री वैक्सीनेशन कैंप नहीं लगाया। सिर्फ अगर मैं कहूँ भारत ही लगा रहा है। टैक्स वहां भी आ रहा है, डेवलप तो हमसे ज्यादा भी है क्योंकि हम तो अभी डेवलपिंग इकोनॉमी है, लेकिन तब भी अगर हम फ्री वैक्सीनेशन दे रहे हैं तो किसी किसी चीज के लिए थोड़ा सा दूसरे नजरिए से भी देखा करिए। हर चीज में राजनीति करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर इतना बड़ा ड्राइव जिसके जो तारीफ WHO भी कर रहा है लेकिन हमारे विपक्ष नहीं कर सकता, अरे थोड़ा अटल जी से ही सीख लेते हैं। अटल जी अगर कोई चीज अच्छा आप करते थे तो अटल जी उसकी तारीफ करते हैं, तो जहां यहाँ इतना अच्छा कुछ हो रहा है तो उसकी तारीफ भी कर लीजिए। जनता को गुमराह मत करिए, कम से कम वैक्सीन के लिए तो मत करिए। ये उनके जीने बनने का एक, अगर मैं कहूंगी जीने बनने की बात होती है, अगर इस समय वैक्सीन ना लगाए, तीसरी लहर बाई चांस आ जाए तो सही चीजों में गुमराह करें, वो भी सही रहता है। कम से कम हेल्थ को लेके गुमराह ना करें। दूसरा, आपने अभी कई बातें कही कि किसान 135 जो आप बता रहे थे कि शिक्षा मित्र तैयार है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी जो 1,35,000 भर्तियां हुई थी, कोर्ट आदेश के हिसाब से 2 बार में 2 चरणों में उन्हें पूरा करना था, वो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार पूरा कर चुकी है। तो इसमें भी आपने शिक्षा मित्र घुसा दिए, जबकि इसमें जरूरत नहीं थी, ये बस शिक्षकों की बात हो रही थी यहाँ पे। तो हर चीज को राजनीतिक मुद्दा मत बनाए करिए। कुछ चीजें अच्छी होती हैं तो उनकी तारीफ भी की जाती है। और वैक्सीनेशन को लेके तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप भी जनता को मोटिवेट करें कि वो भी जाए और वैक्सीन लगवाएं। साक्षी जी, आप वैक्सीन उपलब्ध करा दीजिए। यकीन मान लीजिए कि बहुत लोग खड़े हो नहीं हो रहा है, वैक्सीनेशन सेंटर खाली ना बोले। साक्षी जी नहीं बोले आप वैक्सीन पर, इसलिए ना बोले क्योंकि कहीं के पर आप बता दीजिए कि जहां वैक्सीन बच गई हो जनता ना हो। वैक्सीनेशन सेंटर कोई एक ऐसी सेंटर बता दीजिए जहां वैक्सीन बच गई हो, जनता जो है वो ना मौजूद हो। जनता की लाइन लगी हुई है और आप कह रहे हैं कि लाइन लगी हुई है क्योंकि वैक्सीन मिल रही है, उनको तो वैक्सीन मिल नहीं रही है। बंद दुकान में नहीं लाइन लगती, कभी बता दीजिए वैक्सीन का पैसा, बंद हॉस्पिटल में लाइन नहीं लगती है, जब वैक्सीन लग रही है तभी लाइन लगती है। और वहां पे हमारे वॉलंटियर्स भी खड़े हुए हैं ताकि वो और बता सके कि और जनता को भेजिए आप, ताकि सब लोग वैक्सीन लगवा सके। बंद दुकान का कभी लगती है, आप खुद ही सबको लाइन में खड़ा कर दीजिए। लाइन क्यों लग रही है? क्योंकि वहां वैक्सीन नहीं है जी। WHO ने भी किया है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया। अगर इतनी ही आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, मुंबई में जितनी वैक्सीन आपको दी जा रही है वही लगवा दीजिए। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, वहां का जो देखा जा रहा है, वहां की स्थिति, वहां पे थोड़ा आप काम करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीन लग रही है और रोज मीडिया में भी आ रहा है, ये ऐसे हवा में नहीं आ जाता। वैक्सीन लग रही है तभी लाइन लग रही है। नहीं, वैक्सीनेशन में महाराष्ट्र मुफ्त की सलाह दी थी कि अच्छी खबर पढ़ लिया करें। हम आपको भी एक मुफ्त की सलाह दे रहे हैं कि सही खबरें पढ़ा कीजिए। अच्छी बुरी ठीक है, लेकिन सही खबरें पता करें। पूना में पिछले 3 दिन से वैक्सीन नहीं लग रही है, वहां के पर वो वैक्सीन मांग रहे हैं। कोल्हापुर का क्षेत्र में वैक्सीन नहीं लग रही है, वहां के पर वो वैक्सीन मांग रहे हैं। बॉम्बे के अंदर आधे से ज्यादा बॉम्बे में वैक्सीन नहीं लग रही, मुंबई के अंदर आधे मुंबई में जो है वो वैक्सीन सेंटर्स के ऊपर वैक्सीन नहीं है। तो अच्छी और बुरी खबरें तो ठीक है, सही खबरें भी पढ़ा करें, वो बहुत जरूरी है। लेकिन एक सही खबर यह भी है हिलाल भाई कि महाराष्ट्र इस समय भारत में नंबर 1 राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा वैक्सीन लगी है। 1 करोड़ वैक्सीन जो लगी है वो वहीं लगी है, बाकी ये राज्य में अभी नहीं लगी है। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। तो ये एक अलग जानकारी लगने में आपके थोड़ी गड़बड़ है शायद। आप लगी, बल्कि मैं आपको डेटा भी अभी प्रोग्राम खत्म होने के बाद पूरा भेजूंगी। साक्षी जी, मैं जो बता रहा हूँ तो मैं भी जानकारी से बता रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का डाटा जो सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है वही देखिएगा तो नंबर 1 पर महाराष्ट्र है, नंबर 2 पर पश्चिम बंगाल है, नंबर 3 पर उत्तर प्रदेश है। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीजें तो मतलब ये ठीक है, लेकिन सब जगह क्राइसिस बनी हुई है। महाराष्ट्र में भी क्राइसिस है, उत्तर प्रदेश में भी क्राइसिस है। वैक्सीन लगवाने वाले लोग ज्यादा हैं क्योंकि अब जागरूकता बढ़ी है, वैक्सीन लगवाने के लिए लोग हैं और वैक्सीन, लेकिन सेंटर्स तो बंद नहीं है, ये तो आप भी मानेंगे। सेंटर्स पे वैक्सीन तो अवेलेबल है, लेकिन हम लोग अपनी बहस में अलग चले गए और वो हम वैक्सीन की चर्चा करने लगे। हालांकि अब समय भी हमारा पूरा हो रहा है, 40 मिनट हो रहे हैं हमारे। राजकुमार सर, आप कुछ और कहना चाहें तो आप की बात। नहीं, बस हम लोग जो जिस इशू को लेकर आए थे कि किस तरह से बीजेपी
सांसदों और मंत्रियों को इस चुनाव में लगाएगी, उस पर बहस हुई। और मुझे लग रहा है कि जो बात अंत में आते-आते हो गई कोविड को लेकर, कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर, तो ये एक बड़ा मुद्दा चुनाव में रहने वाला है पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए कि कितना अच्छा प्रबंधन रहा या कहाँ कमी रह गई। तो आने वाले चुनाव में हम पहली बार देखेंगे किसी भी प्रदेश में, अब तक उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव हुए, खासतौर से ये एक बिल्कुल नया मुद्दा होगा और जनता इस पर कैसे रिएक्ट करेगी, इस पर नजर रखनी चाहिए। धन्यवाद जी। ये चर्चा अच्छी रही और हम लोग लगभग सारे मुद्दों पर चर्चा किए। चर्चा के जो बिंदु थे उससे अलग भी चर्चा हुई है और सबको अपनी बात कहने का भी अवसर मिला है। सब लोगों ने धैर्य से बात सुनी है। अच्छी चर्चा है। हमें लगता है कि कोरोना और वैक्सीनेशन पर हम लोग अगली बार फिर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया। और चर्चा में बहुत-बहुत मिलेंगे। नमस्कार।